नमस्कार। मैं डॉक्टर अर्चना जोशी, सह आचार्य ड्राइंग एंड पेंटिंग। प्रिय विद्यार्थियों, शुंग काल व सांची के स्तूप के तोरण द्वार के अध्ययन के पश्चात अब हम कुषाण काल, गांधार व मथुरा स्कल्पचर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इस कक्षा में आज हम कुषाण काल की चर्चा करेंगे। ये जानेंगे कि इस समय भारत में राजनीतिक सत्ताएं कौन कौन सी थी और कहाँ कहाँ थी, क्योंकि अब तक ये देखा गया है कि राजनीतिक सत्ताओं और उनके द्वारा स्वीकार्य धर्म, संस्कार तथा कला का आपसी प्रगाढ़ संबंध ही किसी भी वंश सम्राट को चिरकाल तक के लिए स्मरणीय बना देता है। कुषाण काल, कुषाण सातवाहन काल, जिसका कि समय भारत में 50 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक माना गया है। मध्य एशिया में जातियों की उथल पुथल के कारण शकों का, जो आर्य ही थे किंतु अब तक जंगली और अनिकेत थे, एक प्रवाह भारत की ओर आया। समय रहा होगा लगभग 120 से 115 ईसा पूर्व, और उसने सिंध प्रांत पर अधिकार कर लिया। इस केंद्र से उन्होंने अधिकांश पश्चिमी भारत पर अधिकार जमाया। उनका राज्य मथुरा तक पहुंच गया, जिससे वहाँ की शुंग सत्ता सिमट गई। आपने देखा था कि इससे पूर्व हमने शुंग साम्राज्य की चर्चा की थी और उसका साम्राज्य कहाँ कहाँ था ये भी हमने डिस्कस किया था। तो अब जबकि शकों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, हमने ये जाना कि शकों ने जब भारत पर, सिंध प्रांत पर अधिकार कर लिया तो पश्चिमी भारत पर भी उनका अधिकार हो गया और इस प्रकार उनका राज्य मथुरा तक पहुंच गया और इससे उन्होंने शुंग सत्ता को समाप्त कर दिया। इससे शुंगों को ऐसा धक्का लगा कि शीघ्र ही मगध में भी उनका आधिपत्य समाप्त हो गया। अंतिम शुंग से उनके कण्ववंशीय ब्राह्मण सचिव ने राज्य छीन लिया। समय रहा होगा कोई 73 ईस्वी पूर्व। उधर सिंध से शक गांधार की ओर बढ़कर स्वात की दून तक पहुंच गए। पंजाब के यवन राज्यों का सफाया हो गया, किंतु यह शक साम्राज्य टिक न सका। आंध्र राजा गौतमीपुत्र शातकर्णी और मालव के गणतंत्र ने इकट्ठा होकर उज्जैन के शकों को हराया और सारे भारत से उनकी जड़ ही उखाड़ दी। इसी उपलक्ष्य में गौतमीपुत्र का प्रशंसा सूचक पद या पदवी शक्री विक्रमादित्य हुई और विक्रम संवत आरंभ होता है। ये समय रहा है 57 ईसा पूर्व का। ये भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है जिसे आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आंध्र वंश का बड़ा उत्कर्ष हुआ। गौतमीपुत्र के लड़के वाशिष्ठी पुत्र पुलमावी ने कण्वों से मगध भी जीत लिया। प्राय इसी समय रोम साम्राज्य स्थापित हुआ। पुलमावी ने रोम सम्राट के पास राजदूत भेजे थे। प्राय 100 वर्ष तक आंध्र भारत के सम्राट रहे। उनका दरबार विद्या और संस्कृति का केंद्र था। इस आंध्र अथवा सातवाहन काल की समृद्धि अद्वितीय थी। तो सारांश ये रहा कि शक, जो मध्य एशिया से भारत आए थे और सिंध प्रांत पर उन्होंने अधिकार कर लिया था, उन्हें आंध्र के राजा गौतमीपुत्र शातकर्णी ने समाप्त कर दिया और आंध्र में सातवाहनों की समृद्धि बढ़ती गई। अब बात करते हैं 50 ईसा पूर्व के लगभग शकों का एक दूसरा प्रवाह फिर भारत आया। इस खाप का चीनी नाम युची है और
अपनी प्राचीन पुस्तकों में ऋषिक इनका नाम मिलता है। इन्हीं के संग तुखार नामक इनका एक पड़ोसी खाप भी था। ये ऋषिक तुखार कुछ सभ्य हो चुके थे। हिंदू कुश के दक्षिण में इनके 5 राज्य बन चुके थे। थोड़े ही दिनों में उनमें से एक का सरदार कुषाण बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति हुआ, जिसने अन्य 4 शक रियासतों को अपने राज्य में मिला लिया एवं समूचा अफगानिस्तान, कपिश तथा पश्चिम पूर्वीय गांधार, जिसे हम पुष्करावती तक्षशिला कह सकते हैं, को भी जीत लिया। बलख, पामीर और उनके ऊपर तक उसका राज्य था। पामीर में और उसके ऊपर उस समय के पहले से ही भारतीय संस्कृति ऐसी जम चुकी थी कि विद्वान उस प्रदेश को प्राचीन इतिहास में अपर भारत कह के पुकारते हैं। इस प्रकार कुषाण राज्य की पश्चिमी सीमा पूर्वी ईरान तक पहुंच गई। कुषाण बौद्ध था। अपना साम्राज्य स्थापित कर लेने पर उसने अपने दूतों के हाथ बौद्ध संप्रदाय की एक पोथी पहल चीन भेजी। इस समय रहा होगा कोई 2री शताब्दी ईसा पूर्व। लंबे शासन के बाद 80 बरस की अवस्था में कुषाण का देहांत हो जाता है, प्राय 30 ईस्वी के लगभग। कुषाण का पुत्र विम कफ्स था। उसका राज्यकाल प्राय 30 से 77 ईस्वी माना गया है। विम शैव था, जबकि उसके पिता कुषाण बौद्ध थे। उसने मथुरा तक जीत लिया और अब उसके विस्तृत साम्राज्य की भारतीय सीमा आंध्र साम्राज्य को छूने लगी थी। हम आंध्र साम्राज्य का पहले जिक्र कर चुके हैं, जिन्होंने कि शकों की एक खाप को हरा दिया था, समाप्त कर दिया था। विम का उत्तराधिकारी सुप्रसिद्ध राजा कनिष्क हुआ। उसने मध्य देश और मगध तक अपनी पूरी सत्ता जमा दी, तो एक बड़ा विस्तृत साम्राज्य हो गया। यानी कि अब कनिष्क के पास एक बड़ा साम्राज्य था। उसने प्राय 20 बरस राज्य किया और पुष्पकरावती के पास पुरुषपुर, जो वर्तमान पेशावर है, बसाकर उसे अपनी राजधानी बना लिया। 7 वाहनों के दरबार की भांति उसका दरबार भी विद्या और संस्कृति का केंद्र था। वह बड़ा पक्का और सक्रिय बौद्ध था। यह विदित ही है कि भक्ति मार्ग और ब्राह्मण संप्रदाय से प्रभावित होकर बौद्ध संप्रदाय बुद्ध को महापुरुष के बदले प्रमुख देवता मानने लगा था। आरंभ से ही बौद्धों का विश्वास था कि बुद्धत्व प्राप्ति के लिए बुद्ध अनेक जन्मों से साधना करते आ रहे थे और तब वे बोधिसत्व बनते थे। इन बोधिसत्वों ने भी अवतार या गौण देवता का स्थान ग्रहण किया। इतना ही नहीं, नए अलौकिक बोधिसत्वों एवं अन्य देवताओं की कल्पना भी की जाने लगी। इस प्रकार बौद्ध संप्रदाय का रूप ही बदल गया और उनमें मूर्ति पूजा ने जोर पकड़ लिया। बुद्ध, अलौकिक बोधिसत्व तथा अन्य देवताओं की मूर्तियां बनने लगी। उनका यह नया रूप महायान या कह सकते हैं बड़ा पंथ कहलाया और उसके मुकाबले उसका पुराना रूप थेरवाद, हीनयान अथवा छोटा पंथ रहा। किंतु इस प्रवाह में वह थेरवाद की मूर्ति पूजा से भी न बच सका। कनिष्क इसी महायान संप्रदाय का अनुयायी था। हमने ऊपर देखा है कि इसका पिता विम शैव था, जबकि इसके दादा बौद्ध धर्म के उपासक थे।
तो पेशावर तथा अन्य अनेक स्थानों में उसने कितने ही स्तूप, विहार आदि बनवाए और दूर दूर तक बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया। किसने? कनिष्क ने, जिसने कि महायान संप्रदाय ग्रहण कर लिया था। इस बड़े सम्राट के वंश का उत्कर्ष लगभग 175 ईस्वी तक रहा। बाद में उसकी प्रभुता उसके क्षत्रपों में बंट गई। कनिष्क के उत्तराधिकारी तथा बाद के क्षत्रप बड़े कट्टर बौद्ध थे। अन्य भारतीय राज्यों को उन्होंने साफ कर डाला, जिनमें योद्धों का प्रबल गणतंत्र भी था, जो इसके पहले किसी भी देश या विदेशी शत्रु से न हारा था। किंतु शकों का यह आधिपत्य भी स्थायी न हो सका। ईस्वी की दूसरी शताब्दी के अंत या तीसरी शती के पहले चरण में मध्य देश, कौसल, मगध और उज्जैन, सुराष्ट्र आदि से वे समाप्त हो गए। तीसरी शती में उनका राज्य केवल मध्य एशिया, काबुल और पंजाब में ही बचा रहा। इस काल में जो शैलियाँ पनपी, जो मूर्तिकला का विकास हुआ, उसे अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तब तक जो आज हमने पढ़ा है, इसको अध्ययन करते रहें और जानते रहें भारतीय कला के बारे में। धन्यवाद।